Hello students. Today we will study about cytology. After introduction class के बाद ये पहला मौका है, पहला दिन है. तो in this time we are going to study about separate branch of science that is called biology. And in the living world, everything is made up of so-called cells. But what is cells? What is the real history of origin of cells? So first of all, we will try to acquire knowledge by so many given by different types of scientists. So simply we know that in previous class एक सेल 8 क्लास में भी चैप्टर था जहां हम लोग ने उसके विषय में प्राइमरी नॉलेज ली थी कि स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ये बात चूंकि मैंने बताया भी है आप लोगों को. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, इंग्लिश साइंटिस्ट. वी नो दैट इन 8th क्लास. तो रॉबर्ट हुक के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का डिस्कवर्ड किया गया. लेकिन जिस सेल की रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स था, नॉट लिविंग सेल्स. 1665 में 1665 में जिस सेल की रॉबर्ट हुक ने खोज की कॉर्क से और अपने द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से, लो क्वालिटी की, वो डेड सेल्स था, याद रखना चाहिए. आफ्टर इन 1674 एंटोनी वॉन लेवेनहुक डिस्कवर्ड ऑल्सो सेल्स, फाउंड लिविंग सेल्स. फाउंड में सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उन पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेज, और उन्होंने लिविंग सेल्स का पता किया. तो लिविंग सेल्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लेवेनहुक. एंटोनी वॉन लेवेनहुक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे. उसके बाद न्यूक्लियस की बात आती है तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ये सब बातें याद रखनी चाहिए और ये बातें पिछली कक्षा में भी थी. रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया, स्कॉटलैंड का रहने वाला था और इसकी 1831 में खोज हुई न्यूक्लियस की. उसके बाद हमारा आता है जे पुरकेंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया. लिक्विड लाइक सेल्स में पाए जाने वाले लिक्विड्स को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा. बाद में इसी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा. तो टर्म प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय जे पुरकेंजे एंड प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले. हक्सले ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, जीवन का भौतिक आधार. जीव की सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होती है. एक्टिविटीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज
maintained by us, then our activities will be possible. धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज समाप्त होती है, वैसे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी एक्टिविटीज धीरे धीरे समाप्त होने जाती है. आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन डिटेल्स. नेक्स्ट, आफ्टर ऑल इन सारी बातों की धीरे धीरे, चूंकि उस समय तक शक्तिशाली हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुआ था. बाद में वो चलकर नॉल एंड रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होता है. उसके बाद क्रांति मचती है. लेकिन उसके बीच में इन सारी बातों को जर्मनी के दो साइंटिस्टों ने, टू इमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, वन ऑफ देम वाज बोटानिस्ट एंड अदर वाज जूलॉजिस्ट. जैकोब मैथियास स्लाइडेन वाज बोटानिस्ट, whereas Theodor Swan was zoologist. Both belongs to Germany. German botanist and scientist zoologist थे. दोनों जर्मनी के थे. और 1838 में जेम्स स्लाइडेन ने प्लांट में बोला कि एवरी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स. और उन्होंने एनिमल सेल की बात की. थियोडर स्वान ने कंबाइंडली अलग अलग दोनों ने पहले अपना दिया थेसिस, एक प्लांट्स पर एक एनिमल्स पर. बाद में चलकर दोनों के थ्योरी से लेकर सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वान एंड स्लाइडेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय Slyden and Swan, Jacob Matthias Slyden and Theodor Swan. ओके. उसके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया रुडोल्फ विर्चाउ ने. 1855 में इन्होंने एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी. The cell theory which is given by Slyden and Swan was expanded by another German biologist by name Rudolf Virchow in 1855. और उन्होंने बढ़ाने का क्या काम किया, एक लाइन ऐड किया. Every cells pre-existing cells comes from pre-existing cells या ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. लेकिन इस सेल थ्योरी में क्या प्रपोज किया गया, सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स थे. देखिए, चूंकि ये बायोलॉजी का फंडामेंटल है, जिस तरह से फिजिकल साइंस में एटम्स का महत्व है, सेंट्रल फिगर है, उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में सेल्स का इंपॉर्टेंस है. यहीं से रियल बायोलॉजी शुरू होती है. एंड हैंस वी नो डैट, कहा जाता है, या इसमें आगे चलकर हम लोग साबित करेंगे कि व्हाई सेल्स आर कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. तो इस थ्योरी में क्या दिया हुआ था, तो पहला थ्योरी में दिया हुआ था, पहला पॉइंट था all organisms are composed of cells and cell products. All organisms are composed of cells. जितने ऑर्गेनिजम्स है दुनिया के, all organisms are composed of cells, सेल के बने हुए हैं, and their products. सेकंड पॉइंट था all metabolic reaction takes place in cells. All metabolic reactions, we know that in better way. Anabolic and catabolic combinedly called metabolic. शरीर में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव. एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, दे combinedly called metabolism. Okay. तो all chemical reaction takes place in cell.
थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। इसमें जिस सेल की बात हो रही है वो सेल किसी न किसी दूसरे सेल से आया हुआ है। लास्ट में हमारा एक पॉइंट है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम एज ए सिंगल सेल। every organism starts its life from as a single cell, एक सेल से होता है शुरुआत। ये अलग बात है कि कोई कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है, और कई मल्टीसेलुलर होते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू सेल्स। ओके, नाउ ओके, तो जैसा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल थ्योरी, और उसमें देखा हम लोगों ने, लेकिन उस सेल थ्योरी के अंतर्गत वायरस नहीं आता है। वायरस सेल थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता है, बिकॉज ये सेलुलर है, वो बिना सेल का बना हुआ है, इसलिए वो सेल थ्योरी से आगे है वायरस। एम आई राइट? तीसरी बात, एक बात और है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन जो बाद में चलकर आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वाज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का, और ये भी दोनों, नॉल एंड रस्का आल्सो बिलोंग्स टू जर्मनी, दोनों जर्मनी के थे। 1932 में ये बनाते हैं और इसको यूज किया जाता है 1940 में, 1940 समझ लीजिए, इसलिए इसके विषय में ज्यादा क्रांति नहीं आ रही थी। और उसमें एक बात थी, जैसे आजकल तो एमसीक्यू का जमाना है, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, और कंपटीशन में कोई क्वेश्चन बच ना पाए इसलिए सभी का टैकल करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट प्लांट सेल्स वाज डिस्कवर्ड, जैसा कि मैंने कहा था भाई रॉबर्ट। और अब जब सेल की बात के बाद अभी हम प्लांट सेल का अध्ययन करने के पहले, वो तो हमारी बुक में है, लेकिन वो जो ओनियन पिल्स का अध्ययन करना है, उसका टेम्पोररी स्लाइड बनाने की बात है, उसके पहले थोड़ा सा मैं फोकस डालना चाहूंगा सेल साइज पर और सेल शेप पर। सेल साइज, क्योंकि बुक्स में एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन भी उठाए गए हैं। तो जैसा कि मैं, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वैरी ग्रेटली, यानी एक समान नहीं होता है। Some are so large that they can be seen from naked eye. जैसा कि इन एनिमल्स लार्जेस्ट सेल की अगर बात करें हम, लार्जेस्ट बड़ा सेल, तो एनिमल सेल में, इन एनिमल्स में हमारा ऑस्ट्रिच एग है जो सबसे बड़ा सेल है, ऑस्ट्रिच का एग। इन प्लांट्स में एसिटाबुलेरिया का एक तरह का ये एल्गी है, और ह्यूमंस में एग सेल्स, इन ह्यूमंस में एग सेल्स। व्हाइल मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इनसाइड स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, पीपीएलओ इसे कहते हैं। तो अगला हमारा है सेल शेप। जहां तक शेप की बात है, सेल्स आर ऑफ डाइवर्स शेप्स ऑफ ए सेल मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स। इसका शेप होता है कि वो सेल किस तरह का काम करने के लिए है,
किस तरह का काम कर रहा है उस पर उसका शेप डिपेंड करता है, यानी कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। तो जैसा कि इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, जैसे हमारा नर्व सेल्स है उसका शेप रहता है इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, और मसल सेल्स का शेप होता है स्पिंडल शेप। मसल सेल्स का शेप होता है स्पिंडल लाइक, और आरबीसी का डिस्क्वाइडल शेप्स होता है। उसी तरह एक्स का स्फेरिकल शेप होता है, और अमीबा का तो हम लोग जानते हैं कि उसका कोई शेप नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर शेप, है ना। बायोलॉजी वैसे भी एक्सेप्शन का साइंस है, बहुत जगह इस तरह की बातें आती है एक्सेप्शन की। तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन थे आपको। एक ही कोशिश रहती है इसमें, कोशिश यही की गई है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना पाए। कोशिश तो यही रहती है, क्योंकि हर कंपटीशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो इस सारी बातों को याद रखना है। और जैसा कि वो जो मैग्निफिकेशन, ये सारे संभव हो चुके हैं सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के चलते। देखते हैं 1940 में आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आज से 80 साल पहले। इसके पहले ज्यादा जानकारी उस सब के विषय में नहीं थी, जैसा कि इसीलिए मैंने ये ईस्वी सन को देने का काम किया है कि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्या हुआ है। 1940 में आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसकी मैग्निफिकेशन पावर है 1 लाख से 5 लाख। तो थोड़ा सा उसके विषय में भी जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स, ओके। और एक एक्टिविटीज हम करेंगे ओनियन पिल्स का। और एक बात है इसमें कि जितनी भी बातें हैं उसके बाद हम लोग सेल के डिफरेंट पार्ट्स की चर्चा करेंगे। क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है न्यूक्लियस, क्या है ऑर्गेनेल्स, उन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर कई तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जितने भी तरह की बातें की, इससे आप अपना जो भी आपके पास किताब अवेलेबल है उसकी सहायता से एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने का गौर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की गई है, कंपटीशन का जमाना है। और एक मैं करेक्शन कर दूं, जैसा कि पिछले बार भी मैंने बोला था कि ये जो 2020 का नीट होने जा रहा है, 2020 का नीट, ये एक सिंगल एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया के लिए। इसी में एम्स भी इंक्लूडेड है, जिपमर भी इसी में है। उसका अलग से एग्जाम इस बार नहीं होने जा रहा है, 2020 नीट में ही समाहित है। यानी अब सिंगल टेस्ट मेडिकल के लिए है, एक टेस्ट दो, हिंदुस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पाइए जहां अवसर मिलता है। और लगभग 16 लाख लोगों ने अप्लाई इस समय किया है, एपियर हुए हैं 2020 नीट के लिए, 16 लाख। तो सिंगल एग्जाम अब एफएमसी के लिए या जिपमर के लिए या एम्स के लिए अलग का कोई नहीं है, सब इसी में है। तो इस सारी बातों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होकर पढ़ना पड़ेगा, टार मटोर करने से नहीं होगा। बहुत मटेरियल्स को जुटाने के बाद इस सारी बातों को आपको देखना पड़ेगा। ओके, थैंक्स। एट लास्ट रिलेटेड जितनी बातें हुई है आपके साथ, जो कुछ बातें हुई अभी अभी आपके साथ, उस आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को एराइज किया है। क्या आप इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं? अगर पांचों का पांचों कर रहे हैं
तब कुछ समझा जाएगा कि आपको अगर एक भी गलत हो गया तो समझा कि कुछ नहीं समझा आपने। Am I right? एक भी गलत हुआ तो उसका नतीजा समझ लीजिए फिर कुछ नहीं आपने समझा। ओके, टोटली क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर दे देना चाहिए। और मैंने सारे बोर्ड पर देखिएगा तो उन सारी बातों की भी मैंने चर्चा किया था, लिखा था। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। The first question, the term protoplasm was coined by, everybody know। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो तो बेटर रूप में जानते हैं, शायद मेरे क्वेश्चन के पहले उनका आंसर होता है। An ostrich egg is the dash animal cell। अभी अभी हुआ है, दो ही बातें होगी, लॉन्गेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट। सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय डैश एंड डैश। और यहाँ डैश एंड डैश का नाम है कि फुल नाम लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ये एक बार बिहार मेडिकल में पूछा गया था जब हम एग्जाम दे रहे थे, उस समय MD-80 हुआ करता था, यादें याद आ रही है। द सेल थ्योरी was first given by dash and dash। ये पता है कि दो जर्मन साइंटिस्टों ने दिया था, और जर्मन साइंटिस्टों ने तो क्या क्या नहीं दिया था, इसमें तो बहुत से जर्मन साइंटिस्ट आ गए आपके। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज रिफाइंड बाय किसने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया? एक्सपेंडेड, यानी सेल थ्योरी जो उस दोनों के द्वारा दिया गया था, उसके बाद सेल थ्योरी को किसने आगे इनहांस किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगन इन 1665 विथ द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया। एक बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया इन लंदन, और जिसने लिखा वो भी लंदन का रहने वाला था, बाय डैश, उसका नाम लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स इसमें से कई सवाल का जवाब जानते हैं, और मैं ये जो बातें कह रहा हूं जो जानते हैं वो समझ भी गए होंगे, Am I right? और नहीं जानते हैं वो समझ जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इस सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों साथ साथ और होते हुए रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पार्ट है ना। फिजिक्स में मोशन अपने आप में बहुत मायने रखता है, जिस तरह बायोलॉजी में सेल का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह फिजिक्स में मोशन का इंपॉर्टेंस है, और उसी तरह मैटर का इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। जो पहला चैप्टर है, पहला और दूसरा जो थ्योरेटिकल है, उसको मैंने कर दिया है पहले, तो उसमें जो मोशन है उस पर बहुत फोकस डालना है। अगला मेरा आएगा, मोशन में 1-2 लेक्चर हुआ है, शायद 1 लेक्चर, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है उसमें। अब जो अगला कल जो आएगा उसमें स्पीड और वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की उसमें बात हो चुकी है, स्पीड और वेलोसिटी की बात होगी, और एक्सेलरेशन की। ओके, तो इस प्रश्न को ट्राई कीजिए और बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो होगी नहीं, प्रॉब्लम छोड़ने के लिए मैंने छोड़ा ही क्या है, फिर भी इसके बाद भी ट्राई किया है, आप देखें क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बहुत से मटेरियल्स को, और थोड़ा सा इसको 1-2-3 बार सुनिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाइएगा, तब क्लियर हो जाएगा। वैसे थैंक्स, ओके।